नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्ल अकेडमी में। सबसे पहले आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक, और साथ साथ चैत्र नवरात्रि की भी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ना हार होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। बस जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत होनी चाहिए। बस जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत होनी चाहिए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि हार को अब हार से शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ आगे चलते हैं बेटा। शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और मोटा मोटा जान लेते हैं कि उसने और क्या क्या कार्य किए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किसने किया था सबसे पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दो नए टैक्स लगाए थे। कौन से लगाए थे? एक था चराई कर और दूसरा था गड़ी कर। और बताया था हमने कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। और उसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया, मालवा पे भी किया आक्रमण, गुजरात पर भी किया। गुजरात अभियान पर जब उसने आक्रमण किया तो कर्ण सिंह बघेला ने उस राजा था वहाँ का, तो वहाँ से ही मलिक काफूर को लाया गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। आइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक बनेगा उसका लड़का बनेगा, और वो ही निहायत अयोग्य शासक होता है। उसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं कि मुबारक शाह खिलजी कौन था। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, लड़का था, और बिल्कुल अयोग्य था। तो जो खिलजी वंश का पतन का कारण था वो यही था। तो मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से लेकर के 1320 तक रहता है। तो डाल लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी का बेटा शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो ये रहेगा 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। ज्यादा लंबा इसका शासन नहीं रहेगा। इसने अपने शासनकाल में क्या किया? तो शासनकाल में इसने क्या किया, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि सबसे दिल्ली सल्तनत का या खिलजी वंश का सबसे अयोग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह खिलजी। मगर अपने आप को बहुत बड़ा ये समझता था कि मैं बहुत योग्य हूँ, बहुत अपने आप को स्वयं को ही खलीफा मानने लगा था, और उसने स्वयं को खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है। और नंगे स्त्री पुरुषों की संगत करना पसंद करता था, है, खुद भी नंगे होकर के दरबार में घूमना पसंद करता, आ जाता था नंगा होकर के, इसीलिए इसे नंगा फकीर भी कहा जाता था। ठीक है। तो इसके जान लेते हैं कि इसने, ये देखो, दिल्ली सल्तनत का सबसे अयोग्य शासक इसे माना जाता है। ठीक। तो ये इसने इसने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की। इसने स्वयं में खलीफा की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। खलीफा अपने आप को कौन कहने लगा है? इसे खलीफा की उपाधि किसी ने दी नहीं, मगर ये स्वयं को अपने आप को क्या कहने लगा? खलीफा बेटा कहने लगा है। गांव में बहुत खलीफा मिलेंगे, एक से खलीफा मिलेंगे, हमारे यहाँ भी एक दो पड़े बड़े बड़े खलीफा जी। तो ये अपने आप को क्या कहने लगा था? ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों कि खलीफा की उपाधि, दिल्ली सल्तनत में वो शासक कौन था जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि धारण की? तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला कौन है? अल्लाह का नाम मुबारक शाह खिलजी। और इसने क्या किया? इसे और क्या कहा जाता है? इसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी।
पसंद थी। ठीक, ये स्वयं दरबार में भी नंगा घूमता था। हाँ, अगर इसको ज्यादा बता देंगे तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्या क्या ये और करता था। ठीक, इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो देखो, और साथ साथ में ये क्या करेगा कि इसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। और ये इसने जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी टैक्स लगाए थे, जितनी भी व्यवस्थाएं की थी, जितने भी कठोर कानून बनाए थे, उन सब कानूनों को इसने क्या कर दिया, पट्ट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। सारे कानूनों को इसने खत्म कर दिया, बड़ा इजीली कहा तुम भी मौज मारो हम भी मौज मारो, ये समस्या ये कर दिया इसने। इसने जितने भी कठोर कानून थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे, यानी बाजार मूल्य नियंत्रण पाले, नगद घोड़े दागने की प्रथा, और क्या नाम सैनिकों की हुलिया लिखना, और भी बहुत सारे टैक्स जो भी लगाए गए थे, उन सभी को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, समझे। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कठोर नियमों को समाप्त कर दिया, कर दिए। जितने भी कठोर नियम बनाए गए थे बेटा, वो सभी के सभी समाप्त कर दिए। तो यहां से आप लोग दो बातें याद रखना। कौन सा, कौन सा? एक तो ये स्वयं को खलीफा कहता था, यानी कि इसे किस वो शासक बताए जिसने अपने आप को खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है। दूसरी बात ये एक याद रखना, नंगा फकीर किसे, यानी दिल्ली सल्तनत का वो शासक कौन है जो नंगा, जिसे नंगा फकीर कहा जाता है। इसे इसे दिल्ली सल्तनत में शासकों में इसे नंगा फकीर, नंगा फकीर कहा जाता, नंगा फकीर कहा जाता। तो नंगा फकीर, बस दो बातें इसकी याद रखनी है। नंगा फकीर किसे कहा जाता था, मुबारक शाह खिलजी को। ठीक, और खलीफा किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, बस ये दो बातें याद रखनी है। उसके साथ साथ में अब अगला वंश जो स्टार्ट होगा वो आपका होगा तुगलक वंश। तो आइए तुगलक वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखो तुगलक वंश कब से कब तक चलेगा, और तुगलक वंश में कौन कौन शासक होंगे। तो दो शासक, क्या तीन शासक तुगलक वंश, और सबसे लंबा जो शासन काल रहेगा वो तुगलक वंश का ही रहेगा। तुगलक वंश का सबसे लंबा जो शासन रहेगा वो तुगलक वंश का ही रहेगा। समझे, आइए डाल लेते वंश। ठीक, तुगलक वंश, और तुगलक वंश में कौन कौन शासक होगा। तो शासक देखो, एक तो होगा गयासुद्दीन तुगलक होगा, दूसरा होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, तुगलक। उसके बाद में एक होगा शासक फिरोज शाह तुगलक, शाह तुगलक। ठीक, इन तीनों इन तीनों शासकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो कब से कब तक चलेगा, तो 1320 ईस्वी से, 1320 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। ठीक, तो
अब इसमें जो तुगलक वंश का जो फाउंडर था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, वो था गयासुद्दीन तुगलक। बेटा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये क्या है? ये इसका संस्थापक है। संस्थापक। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक क्या है? इसका फाउंडर है, जिसने इसकी स्थापना की। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसका मूल जो नाम था, मूल नाम, मूल नाम बेटा क्या था? वो था गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका मूल नाम था। और इसके बारे में बात जान लीजिए। इसका जो शासन काल था, इसका जो शासन काल था, कब से कब तक माना गया? शासन काल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी से लेकर के बेटा 1325 ईस्वी। ये दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत की पूरी बात करेंगे तो ये पहला शासक है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। ऐसे कर लेते हैं, गाजी की उपाधि उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला बेटा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। अब बात आती है कि गाजी किसे कहते हैं? गाजी का मतलब क्या होता है? तो गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। जो काफिरों का वध करता है उसको क्या बोला जाता था? गाजी। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। काफिर कौन होते थे? ये गैर मुस्लिम लोग होते थे, हिंदू लोग। ठीक। तो काफिरों का वध करने वाले को क्या कहा जाता था? गाजी। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन भारत का पहला शासक कौन था भारत का? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। 5 साल तक इसका शासनकाल रहेगा। ठीक। अब बात करते हैं इसकी कि इसने क्या किया? भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ किया। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा होता है बेटा। तो सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला शासक, सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला शासक। हाँ, सबसे पहले नहरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले नहरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नहरें का निर्माण किसके शासनकाल में होता है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में होता है, या नोट करके लिख लेना। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा होता है? शासक, वो शासक का नाम बेटा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वो शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक।
और देखो इसके बारे में एक आध बातें और जान लीजिए कि इसने डाक व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से संचालन किया, डाक व्यवस्था को अच्छे से संचालित किया। ठीक, इसने डाक व्यवस्था में सुधार किया, ऐसे कर सुधार किया, डाक व्यवस्था में सुधार किया। तो डाक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि डाक व्यवस्था इसके द्वारा संचालित की गई, मगर डाक व्यवस्था में इसने बहुत अच्छे तरीके से सुधार किया। बहुत जो लेट डाक पहुंचती थी, सूचनाएं इधर से उधर लंबे समय में पहुंचती थी, तो वो बहुत जल्द पहुंच जाते थे। ठीक, तो ये डाक व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने वाला भी शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है। तो याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था जिसका नाम था जूना खां या जौना खां। गयासुद्दीन तुगलक, इसका एक बेटा था जिसका नाम था जूना खां या जौना खां। जब गद्दी पे बैठेगा मोहम्मद तुगलक के नाम पे बैठेगा, तो जूना खां या जौना खां। ठीक, बताते हैं इतिहासकार कि इसका षड्यंत्र था, मगर कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी जो इसके मौत का कारण। अब बताते हैं कि अब 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान पर ये गया हुआ था। तो बंगाल अभियान पे गया था, उसी समय क्या किया गया कि एक संत थे, एक क्या ना सूफी संत थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या थे? एक संत थे इसी के शासनकाल में, ये सूफी संत जिसका नाम था निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया। ठीक, इसने क्या किया कि एक भविष्यवाणी बेटा कर दी, किसके लिए? जूना खां के लिए, कि ये भविष्य का क्या है? सुल्तान है, भविष्य का क्या है? सुल्तान है। और ये बात पता चल गई किसको? क्योंकि जूना खां जो था निजामुद्दीन औलिया के पास में ज्यादा जाता था, है, जब ज्यादा जाता था संपर्क में ज्यादा रहता था। और निजामुद्दीन औलिया तो गयासुद्दीन तुगलक को लगता था कि निजामुद्दीन औलिया मेरे लड़के को भड़काता है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करता है, विद्रोह करने के लिए उकसाता है। ठीक, तो यही कारण था। तो निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक का 36 का आंकड़ा था, यानी कि दोनों में आपस में क्या था? मनमुटाव था। तो निजामुद्दीन औलिया जब मनमुटाव के कारण ये जब बंगाल अभियान पर गया हुआ था, तो इसने जब भविष्यवाणी की ये जानकारी उसे मिली, तो उसने क्या किया? सूचना दी। डाक व्यवस्था बढ़िया थी कि सूचना दी कि ऐसा करना कि जब हम दिल्ली आए उससे पहले आप दिल्ली को छोड़ देना, नहीं तो तुम्हें जान से मार दी, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुमको मार दिया जाएगा। उसी वक्तव्य को निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि श्रीमान जी दिल्ली अभी दूर है। ये किसके लिए कहा गया था? कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ये किसके लिए कहा गया था। तो ये कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है, जैसे ही आप दिल्ली में एंटर करोगे तो उससे पहले आपका ही खेल कर दिया जाएगा। तो ये उसने भविष्य कर दिया, उसके प्रति ये बात कही गई। अब देखो निजामुद्दीन औलिया से क्या हुआ था? निजामुद्दीन औलिया से क्या था? मनमुटाव था, प्राप्त। अब जब मनमुटाव था तो इसने क्या किया? एक बात कही, कहा गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्या कहा? हुनूज दिल्ली दू दूरस्थ, दूरस्थ, यानी कि श्रीमान
दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ये बात कही गई। अब देखो कैसे इसकी मृत्यु होती है। तो कैसे इसकी मृत्यु होती है, तो दिल्ली से इसने एक शहर नगर बसाया था। एक नगर बसाया था, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उस नगर का नाम था तुगलकाबाद। क्या था? तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर, 8 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था, एक शहर था छोटा सा, उसका नाम था अफगानपुर। अफगानपुर। अफगानपुर में क्या किया गया? लकड़ी का महल बनवाया गया, लकड़ी का बेटा महल बनवाया गया। और ये महल का आर्किटेक्चर कौन था? ये था अहमद अयाज। क्या था? जो जिसने बनवाया था, यानी कि जो इसका मॉडिफाई किया था उसका नाम था अहमद अयाज। अहमद अयाज था। इसने क्या किया? इस तरीके से लकड़ी का महल बनवाया कि अगर एक जगह खास धमक लगे तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा महल लकड़ी का जो है चरमरा के बैठ जाएगा, उसी में दब जाएगा। ठीक। अब देखिएगा कि ये इसकी मृत्यु होती कैसे है। तो जब ये अफगानपुर से आया तो दिल्ली के पास में पड़ता है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद के पास 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर पड़ता है। वहां पर क्या किया गया? जूना खान ने उनका, अपने पिताजी का भव्य स्वागत करने के लिए सारी चीजें की। और कहा गया कि जो वहां से जब बंगाल अभियान से लौटा तो उसके साथ में कुछ हाथी आए थे। बंगाल में हाथी होते, तो बंगाल में जब हाथी आए थे तो उनका कर्तव्य दिखाने के लिए कहा गया, कहा ठीक है कर्तव्य दिखाइए और रात में यहीं पे विश्राम करिए, सुबह फिर पहुंच चलेंगे हम लोग। तो तो क्या किया गया कि वहां पर जब उनका कर्तव्य दिखाया तो धमक की वजह से, या कह लीजिए भार की वजह से, वो पूरा महल कैसा हो गया? चरमरा गया और पूरा जाकर के बैठ गया। तो लकड़ी के महल में दब करके इसकी मृत्यु हो जाती कब? 1325 ईस्वी में। ठीक, यहां लिख लेते हैं, गयासुद्दीन लक की मृत्यु तुगलकाबाद के पास लकड़ी के महल में दब कर हो जाती है। कब होती है? तो 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और साथ साथ में इसके बाद में कौन गद्दी पर बैठेगा? तो बेटा बैठेगा फिर जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य, सबसे बुद्धिमान और बेवकूफ पागल व्यक्ति था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान भी था और सबसे बेवकूफ भी व्यक्ति था। तो इसको मैं अगली क्लास में बेटा बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। और मेरे चैनल पर जो भी बच्चा आए विजिट करे तो जरूर लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।